स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। तो देखो इसके लिए ना ये बेटा कोई फिक्स्ड कर्व नहीं है, लेकिन जस्ट ये ट्रिक है एक तरह से आपको समझने के लिए कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एटोमाइजेशन है 3D सीरीज़ में, वो कुछ इस तरह से वेरी करता है। यानी स्कैंडियम से शुरुआत करें तो कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। क्रोमियम का थोड़ा नीचे होता है, मैंगनीज़ का ऊपर होगा बेटा, ठीक है, मैंगनीज़ का थोड़ा सा ऊपर होता है। और एक सेकंड हमारे पास तो क्रोमियम का ऊपर होगा, मैंगनीज़ का थोड़ा सा नीचे होता है, फिर दोबारा से ये कम होना शुरू हो जाता है और जिंक का दोबारा से काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो चीज़ हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे ना मेटल मेटल बॉन्ड्स बनती हैं। मेटल मेटल बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? जैसे मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम की बात कर लो, तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेकंड नंबर पे है तो 3D2 होगा। अब 3D2 4s2 ये तो कॉन्फ़िगरेशन है, पर 3D2 से समझते हैं। जैसे ये टाइटेनियम है ना, तो इसके ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो नेबरिंग टाइटेनियम है उसके पास भी इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से बॉन्ड्स बना देंगे। ये बन गई ये और ये क्या बनी? मेटल मेटल बॉन्ड्स। इस तरह से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतनी ही मेटल मेटल बॉन्ड्स बन जाएंगी। जैसे स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3D1, तो वो अपने पास वाले स्कैंडियम से दूसरे स्कैंडियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा। अब जितनी मेटल मेटल बॉन्ड्स बनेंगी बेटा, उतनी ही दोनों एटम्स एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ेंगे। जैसे मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ क्या होता है? 3D5। तो यानी एक मैंगनीज़ दूसरे मैंगनीज़ एटम से D5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके 5 मेटल मेटल बॉन्ड्स बना लेगा। तो जिससे दोनों एटम्स काफ़ी मजबूती से जुड़ जाएंगे। मजबूती से एटम्स जुड़ेंगे यानी पास पास होंगे यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, डी वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। और क्यों? क्योंकि वो डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड्स बनेंगी और उतना ही ज़्यादा उसका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन बढ़ेगी। जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में, उतनी ही कम मेटल मेटल बॉन्ड्स बनेंगी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटोमाइजेशन भी उतनी ही कम हो जाएगी। ये चीज़ आती है बेटा इसमें। तो वही चीज़ यहाँ बताइए, देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d ऑर्बिटल्स। तो ये किस पे डिसाइड करता है? कहता ये डिसाइड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन डिसाइड करना है किससे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। कहाँ पे? जो डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट, उनसे। कैसे? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, कहता है ये क्या बनाते हैं? मेटल मेटल बॉन्ड्स, जैसे मैंने समझाया। तो अब इसने बात की देखो ग्रुप 12 की। अब ग्रुप 12 का मेन क्वेश्चन मैं बाद में समझाता हूँ। ग्रुप 12 का क्वेश्चन ये है, कहता कि ग्रुप 12 वालों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एटोमाइजेशन कम होती है। तो ऐसा क्या है कि क्यों कम होगी ग्रुप 12 वालों की? तो ग्रुप 12 वालों की कम इसलिए होगी क्योंकि इधर देखो, पहले एक बार ग्रुप 12 वालों को देख लो। ये रे ग्रुप 12 वाले, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनके डी ऑर्बिटल्स को देखो, D10 यानी इनके D10 यानी फुली फिल्ड हैं, भरे हुए हैं। तो इनके डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स नहीं बनेंगी, और मेटल मेटल बॉन्ड्स नहीं बनेंगी तो दो मेटल एटम्स एक दूसरे से जुड़े ही नहीं। जब वो जुड़े नहीं, पास नहीं आए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम रह जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है। ये देखो ग्रुप 12 एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट लो है, एटोमाइजेशन भी कम है, क्योंकि इनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो मेटल मेटल बॉन्ड से नहीं बना पाएंगे। ये चीज़ है। आगे देखो, कहता है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एटोमाइजेशन। इनकी एटोमाइजेशन वैल्यूज़ हाई हैं, बिल्कुल हाई हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्पेशल बात हुई। कुछ क्या स्पेशल बात हुई जो बाकी कभी नहीं होती? एस ब्लॉक एलिमेंट्स +1 में पढ़ाए थे, वहाँ पे भी ये नहीं होता। क्या? मेटल मेटल बॉन्ड्स वाला कंसेप्ट बेटा। तो इसकी वजह से इनकी एटोमाइजेशन वैल्यूज़ हाई हो जाती हैं। तो ये बताना है आपने पेपर में, अगर पूछे ना कि ट्रांजिशन मेटल्स की हाई एटोमाइजेशन है, तो आपने ये बताना है कि ट्रांजिशन मेटल जो हैं ये स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड्स बनाते
होते हैं। और ये मेटल मेटल बॉन्ड्स किन के बीच में बनती है? नेबरिंग एटम्स, आपस में पास पास वाले एटम जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये मेटल मेटल बॉन्ड्स कौन बना रहे थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो n-1 d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है इसी वजह से, मेटल मेटल बॉन्ड्स बनाने की वजह से ही। तो ये है। और नेक्स्ट बात करते हैं हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। अब हैवी का मतलब क्या होता है? हैवी का मतलब होता है जो नीचे हैं, नीचे यानी कौन से? 4D और 5D वाले जो डाउन द ग्रुप में आए। अब मेरे को ये बताओ, डाउन द ग्रुप जाएं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूर चल जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जो D के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n-1 d वाले आउटर मोस्ट पे, वो D इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी। न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी तो वो अपने नेबरिंग एटम से बॉन्ड बनाने के लिए ईजिली अवेलेबल होंगे, यानी आसानी से बॉन्ड बनाएंगे। तो इसीलिए हैवी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि उनका साइज़ हो गया बड़ा बेटा, तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यानी n-1 d वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए दूर हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल होंगे अपने नेबरिंग एटम से मेटल मेटल बॉन्ड्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एटोमाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी 3D वालों के कंपैरिजन में। तो यही चीज़ यहाँ बताई हुई है। ये देखो, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं 4D और 5D वाले, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा और एटोमाइजेशन भी हाई होगी 3D वालों के कंपैरिजन में। क्यों? हैवी ट्रांजिशन मेटल्स की जो मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी। क्यों स्ट्रॉन्ग बनेगी? क्योंकि इनके d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है। ये चीज़ है बेटा। अच्छा, मैंगनीज़ की बात करें, ये बताया था ना आपको कि ये देखो क्रोमियम का ज़्यादा है और मैंगनीज़ का थोड़ा कम हुआ। हालांकि क्रोमियम और मैंगनीज़ दोनों में ही 3D5 होता है। तो इसका रीज़न क्या है? आसान है रीज़न। देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर 25, यानी न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है? मैंगनीज़ का। तो अगर मैंगनीज़ का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब मैंगनीज़ में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे मैंगनीज़ के, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस की तरफ आ गए तो वो मेटल मेटल बॉन्ड बनाने के लिए थोड़े अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसी वजह से मैंगनीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया। ये देखो यहाँ लिखा है, मैं बता भी देता हूँ। मैंगनीज़ हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयर टू क्रोमियम, एज मैंगनीज़ हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो इट्स मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी इज लेस देन क्रोमियम। ये चीज़ है बेटा। और नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ट्रांजिशन मेटल्स क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब अलग अलग स्टेट्स दिखाना। जैसे आप जानते हो आयरन होता है +2 स्टेट भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में ना दोनों कौन कौन, Sb और Db, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एज द एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड n-1 d ऑर्बिटल्स इज़ वेरी स्मॉल। यानी कि ये देखो, मैं कन्फिग्रेशंस की हेल्प से भी समझा देता हूँ। जैसे ये हैं, यानी ये S के भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखो ये S के भी करते हैं और D के भी करते हैं। और इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। मतलब हम जब S को निकालने के लिए एनर्जी लगाते हैं तो उससे थोड़ी सी अगर ज़्यादा लगाएं तो D के भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरी पे। पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री पता है ना कहाँ होती है? आउटर मोस्ट रीजन पे ही प्रेजेंट होते हैं। ये भले ही n-1 यानी पेनल्टीमेट, यानी बोलते तो हम ये हैं कि ये अंदर हैं, एक अंदर, पर स्टिल ये इतने अंदर नहीं होते कि मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बोला जाता है ये पेरीफेरी पे हैं। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। तो ये चीज़ आगे बता देखो, transition metals show variable oxidation state because in transition metal ns and n-1 d orbital electrons participate in bond formation, which is possible as the energy gap between ns and n-1 d orbital is very small. अच्छा, पहले 5 जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का क्या तरीका है? उनका तरीका है सिंपल कि S में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस D में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों को ऐड कर दो। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंगनीज़ को देखो, मैंगनीज़ की कन्फिग्रेशन है 3d5 4s2, तो S में कितने हैं 2,
तो 2 से शुरू हो जाओ और D के मिला दो 2 में, यानी 2 + 5 7। तो 2 से लेकर 7 तक सारी स्टेट्स दिखाएंगे, यानी 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये सारी स्टेट्स दिखाएंगे। और नेक्स्ट 5 जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फिक्स होता है, वो या तो +2 स्टेट दिखाएंगे या +3। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि नेक्स्ट 5 पे जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका होता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज़ नहीं हो पाते, इसीलिए वो सिर्फ या तो +2 दिखाएंगे या +3 दिखाएंगे। जैसे आयरन और निकल, ये +2 और +3 स्टेट हमें ज़्यादातर दिखाते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस आता है, जैसे आयरन है +2 +3, तो कितने का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता था, ये आपने +1 में स्टडी किया था, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 यूनिट का डिफरेंस आता है। जैसे पी भी +2 स्टेट दिखाएगा और +4 भी दिखाएगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद एक ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इन ट्रांजिशन मेटल्स जनरली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल, बट इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल होती थी। तो ये भी एक डिफरेंस याद रखना। ये 2 डिफरेंस आते हैं बेसिकली डी और पी में, जो वेरिएबल स्टेट दिखती हैं उसमें। क्या, पहला ये कि डी में जो वेरिएबल स्टेट्स आती हैं उसमें 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, जैसे कॉपर है, कॉपर +1 +2 1 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन पी ब्लॉक्स में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डिफरेंस आते हैं वो 2 यूनिट का डिफरेंस आते हैं, जैसे +2 और +4 का। और दूसरा ये कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम कहते थे कि लोअर स्टेट स्टेबल है, यानी ये +2 वाली स्टेट है स्टेबल है। लेकिन जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, जो हायर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे आयरन में +2 और +3 में +3 ज़्यादा स्टेबल है, कॉपर में +1 और +2 में +2 ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना है बेटा आपने।